गुड इवनिंग, नमस्ते। दयासरा फाउंडेशन के ट्यूसडे के सेशंस में जूम लाइव में आप सबका स्वागत है। हम हर ट्यूसडे को शाम को कोई ना कोई बिजनेस ओनर्स और जो एक्सपर्ट बिजनेस ओनर्स है उनके साथ में हम बातें करते रहते हैं। और दिस टाइम वी हैव विद अस साइली एंड कविता। सो साइली, वेलकम, एंड कविता, वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। साइली मराठे जी का आद्या नाम का एक बहुत ही अच्छा ज्वेलरी स्टोर है, और कविता जी हमारे साथ लास्ट वीक भी थी। उनके एक से ज्यादा बिजनेसेस है। हमने लास्ट ट्यूसडे को जाना था कि उनके एक से ज्यादा बिजनेसेस है। आज वो हमारे डिस्कशन में है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं फैशन और ज्वेलरी, इन दो बातों पर। और जब हम हमारा बिजनेस रीस्टार्ट कर रहे हैं तो पिछले 2-3 ट्यूसडे से हम बात कर रहे हैं कि जो बिजनेस रीस्टार्ट करते वक्त कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है और बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए कौन सी बातें हमें करनी चाहिए। तो कविता, आपका प्रथा नाम का साड़ीज का ब्रांड है, और साइली जी का आद्या नाम का ज्वेलरी का ब्रांड है। तो मुझे जानना था साइली जी से कि साइली, अभी आपका जो आद्या करके जो ज्वेलरी का ब्रांड है, तो अगस्त में और जब रीस्टार्ट हुए सब बिजनेसेस, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? So, Anand, first of all, thank you for having us. आद्या का बिजनेस सिर्फ रिटेल शॉप में नहीं है, वी आर ऑनलाइन एज वेल। तो टेक्निकली हमारा बिजनेस 4 महीने से चल रहा था, लेकिन स्टोर बंद था मई एंड तक। जून के बिगिनिंग में आफ्टर गवर्नमेंट directives we opened the store, but to answer your question, people are still scared to walk into a store like usually they would. Right. तो मैंने एकदम से रीस्टार्ट के बारे में बातें शुरू की, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपका जो आद्या करके ब्रांड है वो बहुत ही फेमस है, पुणे में ही नहीं तो सभी जगह फेमस है। और आपने बोला कि वहाँ अभी लोग ऑनलाइन भी खरीदी करते हैं। तो आपका आद्या के ब्रांड के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, तो मैंने करीबन 7 साल पहले आद्या की शुरुआत की थी। कविता जी इस इंटरव्यू पे मेरे साथ में है, वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल है। मैं मेरी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैंने 7 साल पहले आद्या स्टार्ट किया, तब मैं बहुत छोटे स्केल पे सोसाइटी एग्जीबिशंस, या तो कविता जी की पार्लर में भी एग्जीबिशन रखती थी, घर पे एग्जीबिशन रखती थी, ऐसे ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया। और 2016 में मुझे 3-4 कारीगर मिले जो सिल्वर में कुछ करना चाहते थे। तो उस वक्त मैंने सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया, और धीरे धीरे हम लोग स्विच कर रहे हैं कंप्लीट सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड की तरफ। मोस्टली नेक्स्ट 6 मंथ्स में वील बी ओनली सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड। तो ये हमारी 7 साल की जर्नी रही है। क्योंकि मैं आईटी के बैकग्राउंड से आती हूँ, वेबसाइट ये हमारा बेसिक रहा है ऑलवेज, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लाइंट का ईज ऑफ बाइंग सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो 6 साल से हमारा वेबसाइट है। हम तकरीबन 95 कंट्रीज में शिप करते हैं अभी। और रिटेल स्टोर अभी तक एक ही है, 1 या 2 खोलने का हमारा ड्रीम था लॉकडाउन के पहले। मुंबई का हमारा फाइनल भी हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से हमें रोल बैक करना पड़ा। तो ये स्टेज पे अभी हम हैं। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि IIM बैंगलोर में मैंने एक छोटा कोर्स किया था एंटरप्रेन्योरशिप का, तो अभी हमारा वेंचर IIM में इंक्यूबेट हो गया है। फैंटास्टिक। और मैं ये जो स्टोरी है वो एक हिडन स्टोरी थी, मुझे आज पता चल रहा है कि कविता वाज इंस्ट्रूमेंटल इन वेरियस थिंग्स। बिल्कुल इमोशनली इंस्ट्रूमेंटल। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई लोग ऐसे रहते हैं वो फोरफ्रंट पे नहीं आते और बैकग्राउंड में रहते हैं, लेकिन उनका
योगदान बहुत बड़ा होता है। तो कविता, ये स्टोरी के बारे में आप बताएंगे कि क्या बातचीत हुई थी और एंड हाउ डिड यू हेल्प ईच अदर? जी जरूर। एक्चुअली आनंद, आपने पूछा नहीं भी होता तो भी मैं ये बताने वाली थी, क्योंकि जब से साइली ज्वेलरी खुद से बनाती थी तब से मैं देख रही हूँ उसकी ज्वेलरी भी और उसकी जर्नी भी देख रही हूँ। तो जब वो पर्सनली खुद बीड्स की ज्वेलरी बनाती थी, इयररिंग्स बनाती थी, तब से लेके आज तक उसका जो पैशन है टुवर्ड्स द बिजनेस, वो जो कर रही है उसकी तरफ जो पैशन है वो सेम है फ्रॉम डे वन टिल नाउ। और मेरा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना था कि आई वॉज देयर एंड वी यूज टू टॉक, और एक एनकरेजमेंट फ्रेंड की तरफ से जो रहता है वही हमेशा हम लोग एक दूसरे से बात करते थे, डिस्कस करते थे। और कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए, कोई भी बिजनेस पर्सन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि आप किसी के साथ भी बात करो, वो भले ही आपके फ्रेंड्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बिजनेस गुरु कोई है आपका तो वो हो, रिलेटिव्स हो, आप किसी के साथ भी जितना बात करोगे, जितना आपके प्लान्स के बारे में आगे पीछे सोचोगे, उतना आपके बिजनेस में अच्छा होता है। तो वी यूज टू कीप टॉकिंग एज फ्रेंड्स, वी यूज टू कीप टॉकिंग एज बिजनेस पीपल, और आई थिंक हम दोनों को खुद के बिजनेसेस में भी उसका बहुत एडवांटेज हुआ है। एंड या एंड दैट इज व्हाट मेरा बाकी कुछ, देयर इज नो पार्टिसिपेशन इन ग्रोइंग हर ब्रांड, बट ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज बीन देयर टू सपोर्ट और टू एनकरेज whatever dreams she has seen. So yeah, so that's about it, and vice versa. तो ये बड़ा योगदान मुझे लगता है कि यस। ड्रीम शेयर करना, और उसमें साउंडिंग बोर्ड, आप कविता बोल रहे थे कि साउंडिंग बोर्ड होना जरूरी है, और कभी कभी रिफ्लेक्शंस, खुद के रिफ्लेक्शंस भी उसमें आगे जाते हैं, और कौन सी चीज चूज करना और वो चॉइस बनाने में उसका यूज होता है। तो आपका जो बिजनेस है साड़ीज का, तो हमने पिछली सेशन में भी बात किया कि आपके 3 बिजनेस है, उसमें से जो प्रथा नाम से आप जो साड़ीज का बिजनेस चालू आपका है, तो उसके बारे में आप कविता कुछ बताएंगे? जी, एक्चुअली मेरा मेन बिजनेस तो ब्राइडल हेयर एंड मेकअप का है। मैं मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट हूँ और 15 साल से ब्राइड्स का मेकअप हेयर कर रही हूँ। जब ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट नाम का सेपरेट बिजनेस नहीं था, जब सिर्फ सैलून्स में ब्राइडल मेकअप करते थे, एक सर्विसेज में एक लिस्ट में एक नाम रहता था, तब से इंडिविजुअली बिजनेस कर रही हूँ। और उसकी वजह से मैं वेडिंग्स में बहुत इन्वॉल्व रही हूँ। आई हैव catered to more than 4,000 brides till today. तो 4,000 वेडिंग्स का हिस्सा मैं रही हूँ। और वेडिंग्स में जो साड़ीज यूज होते हैं, जो साड़ीज पहने जाते हैं, साड़ीज का बेसिकली मुझे साड़ीज बहुत पसंद है, इसलिए वो उस तरफ मेरा हमेशा ध्यान रहा है। तो वो जो एक एक्सपीरियंस रहा है उसकी वजह से मुझे हमेशा ऐसे था कि कुछ ना कुछ साड़ीज के रिलेटेड कुछ करना है मुझे। बट इन 2015 हमको ऐसे एंड ऑफ 2015 14 और 15 में मुझे कोई क्लाइंट्स ने एक्चुअली कहा कि कविता, व्हाई डोंट यू स्टार्ट कंसल्टिंग सेशंस? आप थोड़ा कंसल्टिंग स्टार्ट क्यों नहीं करते कि हम लोगों को कैसे साड़ीज लेने चाहिए, कहाँ से लेने चाहिए? अभी तुम्हें तो बहुत वेडिंग्स की वजह से पता है कहाँ क्या मिलता है, कौन से कलर्स हमें अच्छे लगेंगे, तुम्हारा एडवाइस चाहिए। तो आप वीडियो कॉलिंग, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स यूएस में भी है ब्राइडल मेकअप के, तो वो कहते थे आप वीडियो कंसल्टिंग करो हमारे साथ, ऑनलाइन शॉपिंग जैसा असिस्टेंस दो हमको। तो तब मुझे ये एक्चुअली स्ट्राइक हुआ कि व्हाई नॉट आई सिलेक्ट साड़ीज, आई हैंड पिक साड़ीज एंड आई सेल देम। कि मेरा जो चॉइस है अगर उसे थोड़ा सा वैल्यू मिल रहा है कस्टमर से, तो व्हाई डोंट आई यूज दैट एज एन एडवांटेज, और मैं वीवर्स से साड़ीज लेके सेल कर सकती हूँ। तो उसके बाद वो जर्नी चालू हुआ कि कैसे करना है, बिकॉज उसके पहले आई वॉज ऑलवेज इन अ सर्विस बिजनेस, मैं कभी रिटेल बिजनेस में कभी नहीं थी। तो प्रोडक्ट्स कैसे सेल करने हैं, इन्वेंट्री कैसी रखनी है, ये मुझे कुछ भी पता नहीं था। दो आई हैव ऑलवेज बीन अ बिजनेस पर्सन, लेकिन ये पूरा अलग ही बिजनेस है। तो एक साथ मेरा एक्चुअली स्टडी चालू हो गया कि ये कैसे करना है, कैसे चालू भी कैसे करना है और रन कैसे करना है। फॉर्चुनेटली मेरा स्टूडियो है
पुणे में हेयर एंड मेकअप स्टूडियो, एंड इट्स अ बिग प्रीमाइसेस। तो उसमें ग्राउंड फ्लोर में मेरे पास जगह अवेलेबल थी, तो वहाँ पे हमने ये सेटअप चालू किया। एंड सिंस 2016 अप्रैल आई एम सेलिंग साड़ीज। मैं खुद सिलेक्ट करके साड़ीज वीवर्स के पास से लाती हूँ और सेल करती हूँ। सो आई सेल ओनली प्योर सिल्क हैंडलूम साड़ीज। प्रथा बाय कविता कोपरकर इज माय ब्रांड। तो ये प्रथा के बारे में। बहुत अच्छा। तो आज हमारे जो दर्शक यहाँ पे जूम लाइव पे आए हैं और उसके साथ में कुछ लोग फेसबुक पे भी हमारा सेशन देख रहे हैं, उन सबके लिए मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हमारे साथ में बहुत ही कम समय में एक्सपर्ट्स और उसके साथ में उन्होंने बिजनेस सक्सेस भी पाया है, तो उनसे आप टिप्स जानने के लिए, उनसे आप गाइडेंस जानने के लिए, उन्होंने क्या किया उनसे सीखने के लिए कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको जवाब देंगे। आगे जाते हुए साइली, हम रिटेल के बारे में कविता जी ने बोला, और रिटेल शॉप्स, तो अभी बहुत सारे रिटेल शॉप्स यानी फैशन के होंगे, ज्वेलरी के होंगे और बाकी फैशन ज्वेलरी के अलाइड बिजनेसेस के भी होंगे। तो दियासरा फाउंडेशन इज कमिटेड टू हेल्प बिजनेसेस मैनेज एंड ग्रो। तो रिस्टार्ट करते वक्त रिटेल का जो बिजनेस है आज आज के टाइम में, तो वहां पे कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक रिटेल बिजनेस आज चलाने में ऑपरेशंस में क्या करना जरूरी है? जी, सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है आज की तारीख में है सेफ्टी। तो रिटेल बिजनेस में इसमें भी दो पार्ट्स है, एक होगा ब्रिक एंड मॉर्टर, दूसरा होगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में ये है कि आप जब कुरियर कर रहे हो तो आपका सेफ पैकेजिंग होना चाहिए। बियॉन्ड दैट मुझे लगता है कि जिस प्रकार आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो उसका तरीका भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक अकाउंट है, लेकिन अभी ये इनफ नहीं है क्योंकि 1 लाख और लोगों के पास में यही सब है जो बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं किस प्रकार मेरे प्रोडक्ट को ये सबसे अलग पोजीशन में रख सकती हूँ। तो वो एक चीज है। तो उसके लिए हमने आद्या पे जो किया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मार्च के एंड में कुछ डॉक्टर लोगों के साथ बात करने के बाद ये पता चल गया था कि अगले 3 या 4 महीने तक तो ये सिचुएशन जो है वो ऐसे ही रहेगी, एटलीस्ट जून एंड, ऐसा उस वक्त सब लोग बोल रहे थे। तो तब हमने बैठ के ये सोचना स्टार्ट किया कि अब हम ऐसा क्या करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो, फेसबुक पे पोस्ट डालो, नया प्रोडक्ट बनाओ, ये तो हम पिछले 4 साल से भी कर रहे हैं। तो अब क्या करें? तो हमने सोचा कि हमारे ब्रांड के लिए एक्सपीरियंस बिल्डिंग ये हमारे लिए एजेंडा रहेगा नेक्स्ट 3 महीने के लिए। तो हमारे साथ ऐसे अच्छे लोग जुड़ जाए जो डिजाइन के बारे में सोचते हैं, जो क्वालिटी के बारे में सोचते हैं। तो बेचना हमारा सेकंड प्रायोरिटी रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि ऐसे लोग हमारे ब्रांड के साथ जुड़े। तो ऐसे इनिशिएटिव्स हमने स्टार्ट किए और हमने ज्वेलरी के हिस्ट्री के बारे में बोलना स्टार्ट किया, उसके वीडियोस करने स्टार्ट किए। जैसे कि कोई ज्वेलरी का पीस दिखा के उसका 16th सेंचुरी में क्या इंपॉर्टेंस था, 17th में क्या था, अब क्या है, आगे जाके क्या हो सकता है, तो वो बोलना स्टार्ट किया। तो वो एक था मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस बिल्डिंग के अंडर जो आता है। और तीसरा है, रिटेल स्टोर पे कोई भी आ रहा है तो आपको सेफ्टी लेनी ही चाहिए। जो भी यूजुअल मेजर्स दिए हुए हैं कोविड में, तो कस्टमर और शी इज वर्किंग इन हैज टू फील सेफ। अगर उसके मन में ये विचार आता है कि मैं इस स्टोर में जाऊंगी तो शायद मुझे कोरोना हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आपके यहाँ पे वो सब आप इक्विप चाहिए। आप घर से भी बिजनेस कर रहे हो और आपके घर पे कोई आता है तो बेसिक एक पेडल स्टैंड, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर गन, इस पे थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाला है। तो वो एक था। मुझे लगता है कि ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको आपके स्टाफ को भी ट्रेनिंग देना चाहिए कि सिचुएशन बदल गई है। तो नहीं तो वो लोगों को ये समझ नहीं आता कि अब हमें दूसरे तरीके से लोगों को अप्रोच करना है।
पहले रिटेल में सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो क्लाइंट आए तो फोन वगैरह सब साइड में रखो, क्लाइंट को देखो। अब क्लाइंट ही इतने कम आते हैं तो फोन पे कॉन्सेंट्रेट करके वहां का जो कम्युनिकेशन है उसको कन्वर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने बिल्कुल, कम्युनिकेशन चैनल को टैप करने का ट्रेनिंग हमारी टीम को दिया हुआ है। बहुत अच्छा। साइली, दिस पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने दो बातें बोली। तो पहली, एंगेजमेंट के बारे में हम हमारे एंटरप्रेन्योर्स को इसमें बताते रहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट कस्टमर्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ में है। तो उसमें आपने जो इनोवेटिव आइडिया आपके आद्या के बारे में एग्जीक्यूट की कि जो एक्सपीरियंस ज्वेलरी का है वो एसोसिएटेड है कुछ बाकी बातों से, हिस्ट्री से, या तो आर्ट फॉर्म से और एस्थेटिक्स से, तो उसके साथ आपने वो जोड़ दिया। और चैनल का इम्पोर्टेंस ये भी जरूरी है कि पहले फोन रखते थे और अभी आप फोन पे ही कस्टमर्स है, तो वो हाँ उसमें ध्यान रखना जरूरी है। कविता, वन क्वेश्चन टू यू कि हम जब ऑनलाइन पर पे फोकस करते हैं तो वहां पे फोकस करते हुए और जो एंगेजमेंट कस्टमर्स के साथ होती है, तो वहां पे आपने आपके साड़ीज के बिजनेस के बारे में क्या किया और ऑनलाइन कस्टमर्स के बारे में क्या किया? एक्चुअली प्रथा प्राइमरीली इज अ स्टोर। हमारा ऑनलाइन बिजनेस इतना एक्टिवेटेड नहीं है एक्चुअली, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा वेबसाइट है और हम लोग सेल करते हैं ऑनलाइन, लेकिन फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आवर एंड, वी आर मोर फोकसिंग ऑन द फिजिकल स्टोर। ऑन द कॉन्ट्ररी टू आद्या, हमको अभी रियलाइज हुआ दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी ऑनलाइन एंड how important it is to tap a customer who cannot just physically come to your store. तो ये अभी कोविड के टाइम में 3 महीने हमको मिले टू हमारे कस्टमर से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। व्हाट्सएप एक अच्छा मीडिया है फॉर सारीज टू गेट इन टच विद पीपल, टू कीप देम अपडेटेड अबाउट द स्टॉक, एंड ऑफ कोर्स सर्टनली स्टार्ट मार्केटिंग द वेबसाइट। और वेबसाइट पे सारीज का स्टॉक रखने के लिए जो भी कुछ एफर्ट हमारी तरफ से जरूरी है, वो एफर्ट लेने के लिए टीम को ट्रेन करना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमको रियलाइज हुई, और हमने वी एक्चुअली टुक एफर्ट्स ऑन दैट। तो जब भी मे एंड ऑनवर्ड्स स्टाफ कुड स्टार्ट कमिंग टू द स्टोर, तो फर्स्ट चीज हमने यही की कि स्टाफ को ट्रेन करना है, सारीज के अच्छे फोटोग्राफ्स निकालने हैं, सारीज के फोटोग्राफ्स वेबसाइट पे डालने के लिए क्या क्या स्टेप्स है। क्योंकि इसके पहले सब कुछ मैं करती थी, एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू फ्रॉम क्लिकिंग पिक्चर्स टू एक्चुअली अपलोडिंग द प्रोडक्ट्स ऑन द वेबसाइट। बट अगर मैं खुद कर रही हूँ तो वो इट्स नॉट गोइंग टू मैच द रिक्वायरमेंट एंड द पोटेंशियल बोथ। तो इसलिए अभी स्टाफ को हमने ट्रेन किया है कि ऑनलाइन हमको सारीज लाने के लिए फर्स्टली कितना जरूरी है, और उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टाफ भी जो स्टाफ है उसको उसको भी काम करने का, दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू वर्क। तो उनको भी रियलाइज हो रहा है कि अभी कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं स्टोर में, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या एफर्ट ले सकते हैं। तो उनको भी मोटिवेट करने के लिए मुझे ऐसे लगा कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप ये भी काम कर सकते हो, नई चीजें सीख सकते हो, एंड वी कैन कम ऑनलाइन। सो या फ्रॉम अराउंड 15th of June हमारा we have started selling sarees online in a very I would say गुड वे। पहले भी हम लोग करते थे, लेकिन अभी कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट्स अपलोड करने की, कंसिस्टेंसी पोस्ट्स करने की, कंसिस्टेंसी ऑन कम्युनिकेशन इन ऑन व्हाट्सएप, ये सब हमारा बहुत स्मूथ हो गया है। सो आई थिंक कोविड एंड द होल लॉकडाउन एंड एवरीथिंग वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू रियलाइज एंड इम्प्लीमेंट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू कम ऑनलाइन एंड हाउ आई कैन डू इट। ग्रेट, ग्रेट। और फैशन का जो बिजनेस है, तो फूड का जब बिजनेस हम बात करते हैं तो वहां पे नीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन फैशन का बिजनेस डिस्कस करेंगे तो वहां पे ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हर टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ट्रेंड्स होते हैं, और फैशन की बात करते हैं तो ट्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है बड़ा, इस ट्रांजिशन में कुछ ट्रेंड्स में बदलाव आया है, ऐसा एक क्वेश्चन है। और वो ट्रेंड्स अंडरस्टैंड करने के लिए आपने क्या किया? Kylie, you can take this. सो एक्चुअली आनंद, मैं आपको मतलब शायद मेरा व्यू बहुत लोगों को
सही ना लगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी क्योंकि मैं उसमें 100% बिलीव करती हूँ। तो मैं ट्रेंड में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इमोशन और स्टोरी टेलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक प्रोडक्ट बेचते हो। तो अगर आपने वो सही इमोशन से प्रोडक्ट को क्रिएट किया है और उसको लोगों तक पहुंचाया है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द प्रोडक्ट इज ट्रेंडिंग और नॉट, वो फिर भी आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि उनका इमोशन और स्टोरी वो प्रोडक्ट से ऑलरेडी जुड़ चुका है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि जब आप खुद प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें स्टोरी है और वो स्टोरी को लोगों तक पहुंचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप जब ट्रेंड बोल रहे हो तो मैं उसको इस तरह से देखती हूँ कि मार्केट रिसर्च, जैसे मार्केट में क्या तरह के इयररिंग्स को अभी सबसे ज्यादा डिमांड है, तो मैं अपने कलेक्शन को वो हिसाब से कैसे अडाप्ट कर सकती हूँ ये मैं देखती हूँ। लेकिन ट्रेंड मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी टेलिंग और इमोशन ये मेरा प्रिंसिपल रहा है हमेशा से प्रोडक्ट के मामले में। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वही ट्रेंड सेट करते हैं और वही वही ट्रेंड्स बनाते हैं, क्योंकि फाइनली व्हाट इज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस क्या होता है, उसमें वो बनाने वाले की पैशन, बनाने वाले का थॉट, बनाने वाले की इमोशन सब वहां पे मौजूद होती है। तो क्यों ना वो एक आर्ट पीस हो या क्यों ना वो एक खाने का प्रोडक्ट हो, जब जब वो आप बनाते हैं तो उसमें सब आप डिवोट करके बनाते हैं। तो पैशन होना और वो आप डिलीवर करना, ये दो इम्पोर्टेंट चीज। I would like to add one thing to this कि ट्रेंड्स क्या है? ट्रेंड इज बेसिकली अ हैबिट, राइट? कस्टमर का हैबिट। हम लोग अगर देखते हैं, अगर स्टडी करना है तो व्हाट इज ट्रेंड, तो ट्रेंड अभी जो हैबिट है कस्टमर्स का एक पर्टिकुलर चीज लेने का, तो वो ट्रेंड बन जाता है। अगर कोई हैबिट बनता है एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल करने का, तो वो हेयर स्टाइल ट्रेंड में है, करेक्ट? तो आई फील कि एज बिजनेस पीपल, एज बिजनेस ओनर्स, especially like Saili or people who are in a creative business, जो खुद के प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ऐसे कि जो लोग इनोवेटिव बिजनेस में है कि कुछ हमेशा कुछ इनोवेशन ला रहे हैं, तो हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि हमेशा वी नीड टू ट्राई एंड बी इन्फ्लुएंशियल in whatever we are doing. Like Saili said कि आप अगर अपना इमोशन और स्टोरी उसमें डालेंगे तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा कस्टमर्स पे, और आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट बिकमिंग अ ट्रेंड एंड इट विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो मच कि लोगों का वो हैबिट बन जाता है कि वो टाइप के प्रोडक्ट शॉप करे या वो टाइप की सर्विस ले ले। तो आई थिंक वी कैन लुक एट इट एज a habit which can be influenced by a business owner. तो ये हैबिट समझ लेना ये जरूरी है, जैसे साइली ने बोला और कविता भी बोल रही है कि जो कस्टमर्स है उनकी हैबिट समझ लेना जरूरी है। तो मार्केटिंग के बारे में हमने कुछ बातों पे ध्यान दिया, लेकिन वेबसाइट के बारे में मैं थोड़ा सा साइली से जानना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो सेल है वो, जैसे उन्होंने बोला कि पिछले 4-5 सालों से, लॉकडाउन से पहले से ही वेबसाइट पे बहुत आप फोकस करती थी, और आगे आते हुए भी आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ही यूज किया है। तो वेबसाइट का आपको कैसे यूज हुआ? जी आनंद, एक्चुअली मैं इसका प्राइमरी रीजन तो ये है कि मैं आती हूँ टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो मैं उसके पहले 10-12 साल वही करती थी। तो the first thing that comes to my mind when I see or when I want to buy anything, मुझे ये लगता है कि यार ये ऑनलाइन क्यों नहीं है, मतलब इसमें मुझे इजीली बाय करने का ऑप्शन क्यों नहीं है, और उसमें इजीली बाय करने के लिए क्या करना है, तो अपने को स्टेप रिड्यूस करने हैं। व्हेन यू आर नॉट गोइंग इन पर्सन, तो मैं एक मैसेज करूँ, कोई उसका जवाब दे, फिर मैं एक डिटेल भेजूँ, फिर कोई बैंक ट्रांसफर करे, फिर मैं कंफर्म करूँ, ये आप जो 6-7 कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर आप उसको सेव करो तो आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है और बिजनेस बढ़ता है। तो इसके लिए वेबसाइट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मैंडेटरी है। जो लोगों का वेबसाइट नहीं है उनके लिए मुझे एक इंफॉर्मेशन ये बतानी है कि हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि वेबसाइट रन करना मतलब बहुत पैसे इन्वेस्ट करना,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मंथली 5 से 6 हज़ार रुपए तक का बेसिक वेबसाइट का वर्जन लेके आप, आपके पास में 10-12 भी प्रोडक्ट है तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैं हमेशा बहुत लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे 2-3 फ्रेंड्स को भी उनके वेबसाइट रेडी करके दिए हैं 1 वीक के अंदर कि आप स्टार्ट तो करो, उसके बाद में आपको जितने प्रोडक्ट्स उसके ऊपर डालने, क्योंकि जब क्रेडिबिलिटी फैक्टर होता है तो वो भी बहुत ऐड होता है जब आपकी एक वेबसाइट हो। तो इसके लिए मुझे लगता है कि वेबसाइट का होना, और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाए आपको उसको अपडेट भी करने की बहुत जरूरत है। जैसे मेरे वेबसाइट पे आज 3,500 प्रोडक्ट है, तो मैं मेरा इनिशियल वर्जन लेके अगर बैठ जाऊंगी तो कस्टमर ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। तो आज की तारीख में मुझे एंटरप्राइज वर्जन पे शिफ्ट करना मेरे लिए मैंडेटरी है। तो मुझे लगता है कि ये वेबसाइट, यस, किसी ने आई थिंक भेजा है कि वेबसाइट्स कैन बी फ्री ऑन वर्डप्रेस। यस, सो इवन इफ यू गो फॉर, मतलब मैं जिन वेबसाइट्स के बारे में बोल रही हूँ बेसिक पेमेंट वाले, दे आर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो वो वेबसाइट्स भी 5-6 हज़ार रुपए महीना तक आप उसमें, और इसको आप अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखोगे, जैसे आप मटेरियल में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो आप उसको अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखोगे तो 6-7 महीने में आपको उसका रिटर्न पक्का मिलने वाला है। बस उसको टाइम देने की और उसको बिल्ड करने की जरूरत है। बिल्कुल। साइली, आपने वो ई कॉमर्स की छोटी बात बोली, तो उसके बारे में हमें बहुत ब्रीफ में, ये ई कॉमर्स होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेबसाइट तक जानते हैं, तो हाँ, ई कॉमर्स और ई स्टोर होता क्या है? ठीक है। तो जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो आई होप इट इज नॉट टू टेक्निकल, लेकिन वेबसाइट की जब बात करते हैं तो एक सिंपल शब्दों में एक्टिव पैसिव ऐसे अगर हम बोले तो पैसिव वेबसाइट इज इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, जहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, यू हैव टू रीड। जैसे विकिपीडिया है, आप उसको पढ़ो, बस हो गया। अब दूसरा ये आता है जिसमें आप कोई फॉर्म भरते हो, गूगल अकाउंट क्रिएट करते हो, तो वो रिस्पॉन्सिव हो गया। और तीसरा टाइप है शॉपिंग के लिए वेबसाइट्स। तो इसमें ऐसा है कि आपको एक बैकएंड का फॉर्मेट रेडी मिलता है जिसमें आपका सेल्स साइकिल है, प्रोडक्ट साइकिल है, इन्वेंट्री साइकिल है, रिपोर्ट्स है, ये सारे फीचर्स उसमें इनबिल्ट होते। तो जैसे एक टूल होता है और उसका एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड होता है जो आपके क्लाइंट्स को दिखेगा, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट दिखेंगे, प्रोडक्ट के डिटेल्स दिखेंगे। और एक बैक एंड है जो आपको और आपकी टीम को मेंटेन करना है, जिसमें आप रेडीली प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, उसकी इन्वेंट्री अपडेट कर सकते हो, प्रोडक्ट डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आप कैटेगरी और कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो ये है ई कॉमर्स। और इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन। मतलब आपको जीपे या पेटीएम जैसे एप्स यूज करने के वजह आप वहां पे, जिसको बोलते हैं ई वॉलेट, बहुत लोग यूज करते हैं, या पेमेंट गेटवे, थोड़ा टेक्निकल टर्म है लेकिन ई वॉलेट जो है वो इजी टर्म है। तो ये ई वॉलेट उसमें इंटीग्रेटेड होता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको बस आपके प्रोप्राइटरशिप या कंपनी के डिटेल इन लोगों को भेज के 1-2 अप्रूवल के बाद में लिटरली 3 या 4 दिनों में अगर आपका अकाउंट है, करंट अकाउंट, या अभी कोई पेमेंट गेटवे सेविंग अकाउंट के लिए भी दे सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा बिजनेस छोटा है, मेरा सेविंग अकाउंट है, मेरे पास करंट अकाउंट नहीं है, फिर भी आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड मिल सकता है। तो आप जरूर ई कॉमर्स, मतलब ये टर्म को बहुत टेक्निकल समझ के इग्नोर ना करें, ये बहुत सिंपल है। आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब बड़े प्लेयर्स, या तो हमारे जैसे प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, तो ये सब ई कॉमर्स पे है, जहां पे जाके आप ऑनलाइन शॉप है ये आपकी। साइली, आपने एक बहुत बड़ा फियर हमारे दर्शकों के मन से दूर किया, क्योंकि ई कॉमर्स बोले तो ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब हम ऑनलाइन बिजनेस लेके जाते हैं तो यानी क्या करना है, ये मन में बहुत बार आता है। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल रहेगा। कविता, हम जब ऐसे बिजनेसेस में है जहाँ पे एक फिजिकल इंटरेक्शन है और साड़ीज हम ऑनलाइन भी बेचते हैं, तो ऑनलाइन बेचते वक्त एक्सपीरियंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो साड़ी को टच एंड फील एलिमेंट है, और फैशन के बहुत सारे बिजनेसेस को ये है।
तो ये अच्छी तरह से सामने वाले कस्टमर को समझ आने के लिए जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि रिस्टार्ट करते वक्त हम सैनिटाइजेशन, हाइजीन, इसके बारे में तो सोचने वाले ही है, लेकिन ये एक्सपीरियंस इंप्रूव करना, तो ये कैसे करें? तो हमने अभी एक दो चीज़ें स्टार्ट की है हमारे स्टोर में करना कि हम लोग हर एक जो भी हमारे स्टॉक में साड़ीज़ है, हर एक साड़ी स्टॉक में आने के बाद उसके फोटोज और उसके छोटे वीडियो क्लिप्स हम लोग बना रहे हैं। और कस्टमर्स को हम लोग एक अगर उनको जब व्हाट्सएप इंटरेक्शन में हम लोगों को समझ में आता है कि उनको ये टाइप के साड़ीज चाहिए या फिर ग्रीन कलर में साड़ीज चाहिए या ऐसे, तो वी आर सेंडिंग देम पिक्चर्स, डिजिटल कैटलॉग्स जिसे बोलते हैं। तो हम लोगों ने डिजिटल कैटलॉग्स बनाए हैं, तो वी आर सेंडिंग देम। फिर इंटरेक्शन में अगर उनको कुछ साड़ी पसंद है तो वी आस्क देम डू यू वांट टू सी सम वीडियोस, क्योंकि हम आप फील नहीं कर सकते, तो आपको डे लाइट में और आर्टिफिशियल लाइट में, दोनों लाइट्स में हम लोग वीडियो क्लिप्स निकाल के रखे हैं हमने। तो वो हम लोग शॉर्ट वीडियोस सेंड करते हैं। और उसके बाद हमने और एक चीज़ चालू की है अभी, जो है वीडियो अपॉइंटमेंट्स। तो हम लोग क्लाइंट्स को वीडियो अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं कि आपको अगर स्टोर में नहीं आना है, इवन पुणे में जो भी क्लाइंट्स अदरवाइज हमारे स्टोर में भी आएंगे, तो दे आर प्रिफरिंग कि अभी नहीं, अभी हम लोग नहीं आ सकते, तो कैन यू शेयर विद अस व्हाट एल्स कैन बी डन। तो हम लोग वीडियो अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, जिसमें उनको साड़ीज दिखाए जाते हैं। अगर उनको कोई पर्टिकुलर साड़ी ड्रेप करके देखनी है तो हमारे स्टाफ में से किसी पे या मुझ पे हम लोग ड्रेप करके दिखाते हैं, उसका हम लोग डे लाइट में भी दिखाते हैं। अगर उनको डे लाइट में देखना है तो हम लोग अपॉइंटमेंट टाइमिंग्स उस तरह से शेड्यूल कर रहे हैं कि उनको डे लाइट में भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक छोटा सेटअप किया है कि जहाँ पे वीडियो कॉल हम लोग अच्छे से करें और अच्छा लाइट वीडियो कॉल के लिए स्टोर में है, तो हमने वो छोटा सेटअप किया है। सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू साड़ीज के लिए वी आर ट्राइंग टू गिव दैट एक्सपीरियंस टू आवर क्लाइंट। ग्रेट। तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि साड़ी के शॉप में नहीं जाना है तो कैसे करें, लेकिन इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट you have created a setup for yourself and you have not stopped. I mean, nothing can stop if you have that kind of passion. साइली, हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया, लेकिन हम जब सेशन स्टार्ट होने से पहले बोल रहे थे तो आप कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो फेस्टिवल्स, ज्वेलरी, फैशन, क्लोथिंग, इसका बहुत इंटीग्रेटेड कनेक्शन है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है अगस्त और सितंबर में, और आगे जाते हुए, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो मंथ्स है वो फेस्टिवल्स के मंथ्स है, तो आप एंटरप्रेन्योर्स को इसके बारे में क्या गाइडेंस देंगे? तो मुझे आनंद ये लगता है कि हमारा इंडियन जो कल्चर है उसमें इतने फेस्टिवल्स होते हैं कि हर महीने में कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन रक्षाबंधन से लेके क्रिसमस तक का जो पीरियड है, वो कविता जी भी अग्री करेंगी कि वो हमारे लिए मतलब प्राइम टाइम है जब आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो। क्योंकि एक तो फेस्टिवल्स बहुत है, उसमें लोगों का मिलना जुलना भी काफी रहता है, वेडिंग्स भी काफी रहते हैं, जो फंक्शंस रहते हैं वो भी लोग, क्योंकि सीजन अच्छा होता है, लोग अभी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा हर साल का ये सीजन रहता है, हम उसको सीजन है ऐसे बोलते हैं कि अगस्त से लेके जनवरी तक हमारा सीजन है, उसमें तो कुछ मतलब बस हम बिजी ही रहेंगे ऐसे। तो ये जो सीजन होता है इसके लिए प्लानिंग भी लगता है, काफी 4 से 5 महीने तक का प्लानिंग लगता है उसके पहले, क्योंकि आपको रक्षाबंधन के राखीज बनाने हैं और समझिए कि आपका एस्टिमेट है कि आप 2500 राखी भेजने वाले हैं कुरियर से ये रक्षाबंधन के लिए, तो आपको वो राखी मई महीने में ही तैयार रखने हैं और शिपिंग जून से स्टार्ट करना है। तो ऐसा थोड़ा प्री प्लानिंग लगता है। और इस सिचुएशन में जब हम सब घर पे हैं अपने अपने और बहुत लिमिटेड तौर पे लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो फिर भी ड्रेसिंग करना, ड्रेसअप होना, अच्छी साड़ी पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, पसंदीदा ज्वेलरी पहनना, ये चीजें नहीं बदलने वाली, क्योंकि सेलिब्रेशन इज पार्ट ऑफ अस। मतलब ऐसे मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन
ये हम सब लोगों के लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, और एज अ बिजनेस पर्सन आपको उस बारे में सोचना चाहिए। जैसे किसी का फूड बिजनेस होगा तो दिवाली का इस साल का ये प्लानिंग कि अब लोग घर पे ही रहने वाले हैं, तो घर पे जब लोग रहेंगे तो मैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकती हूँ कि घर पे रहने वाले लोगों के लिए मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ। या तो इस साल गिफ्ट्स बहुत जाएंगे क्योंकि लोग घर पे है, एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, तो मैं गिफ्टिंग एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करूं। और ये सारे बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। आपका समझिए छोटा भी फूड का बिजनेस है तो मैं कैसे पैकेट्स रेडी करूं, किस स्केल पे रेडी करूं, ये भी आप अभी से सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने साइली आपसे दो बातें पॉइंटेडली सीखी कि एक तो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम करना जरूरी है। रिस्पॉन्स टाइम यानी जो साइकिल है, आप ऑनलाइन भी बेचे तो भी उसमें बहुत सारी स्टेप्स ना हो और कस्टमर को ईज हो खरीदने में। जी और दूसरी बात मुझे बार बार समझ में आ रही है कि कस्टमर का मन समझना, उनका माइंडसेट समझना, और वो किस पर निर्भर है, वो शायद फेस्टिवल पर निर्भर है, वो शायद बाकी बातों पर निर्भर है, उससे हमें प्लानिंग करते आना, थोड़ा सा एडवांस प्लानिंग करते आना, तभी बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो ये दो चीजें मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर्स को आगे जाते हुए अगले 3-4 महीने में बहुत यूजफुल रहेंगी। कविता, एक और एक क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैं यहाँ पे हमारे ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर्स को बोल रहा हूँ कि आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और मैं एक छोटी सी लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ फीडबैक के लिए। तो हमारा जो सेशन चालू है, और हर ट्यूसडे को कुछ ना कुछ सेशन चालू होता है, तो उसके फीडबैक के लिए आप इस लिंक पे फीडबैक दीजिए। आप फीडबैक देने से आपको हमने जो पॉइंटर्स डिस्कस किए उसकी एक चेकलिस्ट, यानी आपके बिजनेस को यूजफुल हो ऐसी एक चेकलिस्ट हमने बनाई है, वो आप तक पहुंचाने के लिए हमें आप फीडबैक दीजिए। और दियासरा फाउंडेशन के वेबसाइट पे बहुत सारे रिसोर्सेस है, तो इन रिसोर्सेस के यूज के लिए भी आप जब ये फीडबैक की लिंक यूज करेंगे तो वेबसाइट भी आप देख सकते हैं हमें। कविता जी को क्वेश्चन अभी ऐसा है कि एक थोड़ा सा नॉन टेक्निकल या नॉन बिजनेस वाला क्वेश्चन है कि बिजनेस करते हुए ऐसा होता है कि कभी कभी मूड जो होता है हमारा वो लो फील करते हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे टाइम में आप कोप कैसे करती है, और फिर से शुरुआत कैसे करती है काम को? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत एंटरप्रेन्योर्स ने पूछा है। मैं साइकोलॉजिस्ट होते हुए ये क्वेश्चन बार बार आता ही है, और खुद को मोटिवेट कैसे करें। तो मैं तो साइकोलॉजी की बातें बोल देता हूँ, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन करके आप क्या बोलेंगे? मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। ये तो है ही कि कभी कभी आप लो फील करते हो, कभी स्ट्रेस फील करते हो, कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहता है तो भी वो अफेक्ट करता है आपके मूड को। कभी मार्केट रिलेटेड स्ट्रेस रहता है, कभी कॉम्पिटिटर्स रिलेटेड स्ट्रेस रहता है, या फिर सिर्फ आपका इमोशनली यू आर फीलिंग लो इन द बिजनेस, या अभी जो सर्कमस्टेंशियल अभी सबने एक्सपीरियंस किया ऐसे टाइप का भी स्ट्रेस है जिसमें सब लोग फील कर रहे हैं कि डिफिकल्टी है, अनसर्टेनिटी है, तो एवरीबडी इज फीलिंग दैट इमोशनल लो। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा ये रहा है कि आई ऑलवेज ट्राई टू either read or listen to people who are doing well, to people who are working in a similar industry as mine, or to people who have achieved a lot। जैसे मुझे पर्सनली स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के इंटरव्यूज देखती रहती हूँ जो एक्चुअली बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे उससे लोग कैसे खुद के पैशन को फॉलो करते हैं, कैसे उसके लिए एफर्ट लेते हैं, कितने साल एफर्ट लेते हैं, फिर उनको कुछ रिजल्ट आता है, ये सारी चीजें समझ में आती है। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशनल थिंग फॉर मी पर्सनली। हर एक को शायद कुछ अलग सुन के या कुछ अलग पढ़ के अच्छा लगेगा, किसी को शायद नॉवेल्स पढ़ के अच्छा लगेगा उस टाइम में, आई डोंट नो, लेकिन वो एक मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपका जो भी बिजनेस है,
अगर वो काम आपको बहुत खुश कर रहा है तो आप लो फील करते हो बिजनेस में, ये बहुत कम बार होगा। तो ये मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। आई एम, माई पैशन इज माई वर्क। लाइक जैसे मैंने पहले बोला कि मैं मेकअप इज माई मेन जॉब, तो कभी भी मैं मेकअप करती हूँ तो इट इज लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। तो आई एम इन अ जोन वेर आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम डूइंग मेकअप। तो वैसे ही अगर आप जो चीज कर रहे हो उसमें आप हैप्पीनेस, तो सारीज का ऐसा है कि मेरे लिए बहुत नया बिजनेस था जब मैंने स्टार्ट किया। रिटेल और स्टॉक और इन्वेंट्री और प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट के लिए, ये सब चीजें बहुत नई थी, तो इट वाज डिफिकल्ट टू कोप विद दैट बिजनेस। बट उसमें मैंने ट्राई किया कि उसमें मेरा जो क्रिएटिव माइंड है वो अगर मैं वो बिजनेस में ऐड करती हूँ, जैसे फोटोशूट्स प्लान करना है, फोटोशूट्स के लिए थोड़े क्रिएटिव आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने हैं, वो लुक्स प्लान करने हैं जो हम फोटोशूट्स में करते हैं, वो लुक्स, तो वो मेरा इट इज माय व्हाट यू से क्रिएटिव यूएसपी कि आई कैन थिंक एंड डिजाइन लुक्स। तो वो चीजें मुझे बहुत खुशी देती है इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो देन आई ट्राई टू फोकस ऑन दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन मे बी द अकाउंटिंग और द फाइनेंशियल और द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ माई बिजनेस। तो अगर अगर आपका कोई बुटीक है, सपोज आप बुटीक है आपका और आप रेडीमेड क्लोथ्स भी करते हो और टेलरिंग भी करते हो, तो उसमें आपको ढूंढना है कि आपका मैक्सिमम हैप्पी सेगमेंट कौन सा है, कि आप कभी कभी कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करके सबसे ज्यादा खुश रहते हैं कोई लोग, तो आप कस्टमर इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ा के फिर आपको यू विल गेट आउट ऑफ योर इमोशनल लो। या फिर आप, अगर आपको फाइनेंस अच्छा लगता है तो आप फाइनेंशियल थोड़ा सा आपके बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दो, उसमें आपको थोड़ा खुशी मिलेगा। स्टार्ट मेकिंग फाइनेंशियल गोल्स एंड देन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स देम। सो आई थिंक अगर कुछ भी आपको जिसमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है आपके बिजनेस में, वो फाइंड आउट करना जरूरी है, इज व्हाट आई फील। या तो हम आपसे, मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कविता कि वी आर गोइंग टू कीप कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड वी हैव अ लॉट टू डिस्कस। तो वो हमारे एंटरप्रेन्योर पूरे दियासरा के फैमिली को जरूरी है कि हम डिस्कस करते रहे साइली, एंड वी वुड आल्सो लाइक टू हैव यू मोर नंबर ऑफ टाइम्स कंटिन्यूअसली। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि एक हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया है। How can we come to know that what will be the need of the people next? Like if we want to do something related to creative giftings, creative, I think साइली आप ले सकते हैं क्वेश्चन। क्रिएटिव गिफ्टिंग्स करते वक्त लोगों की नीड कैसे समझे? तो सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट क्या है वो आपका प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि गिफ्टिंग क्या है। मुझे लगता है कि गिफ्ट का जब गिफ्ट की हम जब बात करते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि आपको किस प्राइस रेंज में गिफ्ट बनाना है। तो आपके वेबसाइट पे अगर प्रोडक्ट रेंज समझिए 500 रुपए से लेके 2500 तक है, तो आपको क्या स्लैब्स में गिफ्ट बनाने हैं, वो तो पहला है कि बजट पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंडली मुझे लगता है कि आपको ये रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसा क्या पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग कर सकती हूँ जिससे मुझे नॉर्मल प्रोडक्ट लेने में और गिफ्ट पैक लेने में डिफरेंस लगे। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैंने वेबसाइट से कुछ खरीदा और मेरी फ्रेंड के एड्रेस पे भेज दिया, वो एक्सपीरियंस, और मैंने गिफ्ट लिया और मेरी फ्रेंड को भेज दिया, वो एक्सपीरियंस, इसमें फर्क होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रेट। तो और कुछ क्वेश्चंस है तो हमारे दर्शक भेजेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको भी साइली पूछना चाहता हूँ कि आप बिजनेस का इतना बहुत सारा ट्रांजैक्शंस चालू रहता है, तो व्हाट इज इट दैट वन थिंग दैट यू लाइक अबाउट योर बिजनेस द मोस्ट? सबसे अच्छा क्या लगता है बिजनेस? एक्चुअली आनंद, मैं बहुत हाइपर एक्टिव हूँ और तो मुझे मेरा दिमाग जो है वो कंटिन्यूअसली चलता है, मैं सोचती रहती हूँ, बहुत सोचती हूँ बिजनेस के बारे में। और मुझे लगता है कि मुझे हैप्पीनेस मिलती है क्रिएट करने में, वो सबसे मुझे हैप्पी, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं अभी भी अभी तो हम
हैंडमेड स्टूडियो पे बहुत कम चीजें बनाते हैं, अब वर्कशॉप में सब बनता है। लेकिन जब भी 1 घंटे की विंडो है, स्टूडियो पे है, तो मुझे क्या करना होता है कि बीड्स निकालो, सिल्वर के पार्ट्स निकालो, कुछ हाथ से बनाते हैं। तो वो मेरे लिए सबसे हैप्पी टाइम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम क्रिएट करूं, लेकिन मुझे ये जो मेरा आर्ट है ये मुझे हमेशा प्रिजर्व करना है, कि मुझे बनाना है, मुझे क्रिएट करना है कुछ ना कुछ। तो वो मुझे सबसे हैप्पीनेस देता है। लेकिन मैं एक ऐड करना चाहूंगी, कविता जी ने बहुत सही बोला था कि आप आपके बिजनेस में आपको सबसे क्या हैप्पी बनाता है वो ढूंढो। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जनरेशन को, मतलब मैं अभी 30s में हूँ, और एक जनरेशन हमारे बिलो, किसी भी चीज में हेल्प मांगना ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। अगर आप 2 जनरेशन पीछे जाओ तो हेल्प मांगना या किसी का एडवाइस मांगना ये हमारे लिए बहुत, मतलब वो जमाने में बहुत इजी था। लोग एडवाइस मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए मुंह खोल के बोलते थे। अब हमारी जनरेशन को सेल्फ सफिशिएंट होना है तो हम हेल्प नहीं मांगते। तो बहुत टाइम, बहुत सिचुएशंस में स्ट्रेस आता है, क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि सब मुझे ही करना है। तो आपको, आपके टीम को, आपके आपके पार्टनर्स को, पेरेंट्स को, जो भी आपका एक सपोर्ट सिस्टम आपने बनाया हुआ है, उनके साथ ये बोलना कि यार मुझे हेल्प की जरूरत है, और कोई भी हेल्प हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मुझे लगता है। ग्रेट। आप ये पॉइंट इस जनरेशन के लिए बहुत ही यानी आई वुड से पिन पॉइंटेड गाइडेंस रहेगा आगे जाते हुए, क्योंकि ये बात नौकरी करते वक्त अलग तरीके से होती है, लेकिन बिजनेस करते वक्त आप सेंटर पॉइंट होते हो, और सब जो डिसीजन मेकिंग होता है वो आप पे ही आता है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो वहां पे ये बात बहुत जरूरी है कि अगर आप डिसीजन मेकर है और आप पे फोकस है, तो आप मदद मांगने में कुछ कमी ना सोचे, और वो मदद मांगने से आपका बिजनेस बढ़ पाएगा। फैंटास्टिक। तो इट वाज प्लेजर, इट वाज फैंटास्टिक टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू, साइली एंड कविता। हम आपको बुलाते रहने वाले हैं, और हम आपके यू नो आपकी जो लर्निंग्स है खुद के बिजनेस के बारे में, और आप जब हमारे एंटरप्रेन्योर से भी इंटरेक्ट होते रहेंगे प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे दियासरा के एंटरप्रेन्योर्स को। तो इस सेशन में हम अभी ये सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे का जो सेशन है वो ऑनलाइन कोचिंग के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, और ऑनलाइन ट्यूशंस जो होते हैं वो बढ़ाए कैसे। इस टाइम में बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन ट्यूशंस शुरू किए हैं, कुछ लोगों के पहले से ही शुरू थे। तो ऑनलाइन ट्यूशंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज हमारे साथ कविता, जिनका प्रथा नाम का साड़ीज का ब्रांड है, और साइली, जिनका आद्या नाम का ज्वेलरी का ब्रांड है। ये दोनों एंटरप्रेन्योर्स थे, और अगले ट्यूसडे को फिर से मिलेंगे। और जाने से पहले मैं फिर एक बार जो फीडबैक की लिंक है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ। दियासरा फाउंडेशन के जो बाकी रिसोर्सेस है उसके बारे में भी आपको दियासरा के वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ पे कनेक्ट करते रहिए। और हमारे साथ में जो प्रोग्राम्स चालू है वहाँ पे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। इट वाज अ प्लेजर आनंद, थैंक यू। थैंक यू आनंद, आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं छोटे बिजनेसेस को एनेबल करके, तो आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।